हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम इंडिया एयर बुक को कवर कर रहे हैं। 5 चैप्टर हो चुके हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6, भारत और विश्व। ठीक है, तो अलग अलग देशों के साथ क्या क्या नई चीज़ें हुई हैं उन्हें हम देखेंगे। बाकी जो बैकग्राउंड है उसको देखने की ज़रूरत है नहीं, उसमें बहुत चोच पखना दिया हुआ है, उसको आप इग्नोर करिए। जो सिर्फ करंट का टॉपिक है या जिससे कुछ चीज़ें काम की हैं उन्हें ही हम कवर करेंगे इस साल के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फिलहाल चैप्टर नंबर 6, भारत और विश्व। तो इसमें एक लाइन का इंट्रो देख लेते हैं कि विदेश मंत्रालय भारत सरकार का वह मंत्रालय है जो मुख्य रूप से भारत के विदेशी संबंधों के संचालन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये इंट्रो हो गया। बाकी इसमें सारी चीज़ें दी हैं कि क्या क्या किया है। आगे क्या है कि भारत ने नवंबर 2023 और अगस्त 2024 में, नवंबर 2023 में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और अगस्त 2024 में तीसरे सम्मेलन की मेजबानी की है। कौन सा? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। फिर जनवरी से अक्टूबर 2024 के दौरान प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ गए हैं एक बार खाली नज़र डालीजिए। संयुक्त अरब अमीरात तथा कतर गए हैं, भूटान गए हैं, इटली गए हैं, रूस तथा ऑस्ट्रिया, पोलैंड और यूक्रेन, ब्रुनेई और सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, लाओस तथा रूस की यात्राएं इन्होंने की हैं जनवरी से अक्टूबर 2024 के दौरान हमारे पीएम ने। फिर आगे है अफगानिस्तान के बारे में दिया है कि भारत ने वहाँ क्या क्या सुधार कार्य किए हैं। करंट में कुछ है नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। आगे बांग्लादेश की बात करते हैं। तो दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने 2023 में 3 भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं, ठीक है, हो सकता है ये पूछ ले कि ये किस देश से संबंधित है ना। तो एक तो हो गया अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। ठीक है, तो ये बांग्लादेश के साथ है। एक तो क्या होगा? अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। दूसरी है खुलना मोगला पोर्ट रेल लाइन। ठीक है, क्या है? खुलना मोगला पोर्ट रेल लाइन। और तीसरा है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। तो ये मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट किससे संबंधित है? बांग्लादेश से। भारत और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, कि यूनिट 2 का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। बस इतना ही याद रखना है। ये जो 3 परियोजनाएं हैं ये किससे संबंधित है? बांग्लादेश से। भूटान की बात करें तो भूटान नरेश ने नवंबर 2023 में भारत का दौरा किया और यह असम और महाराष्ट्र राज्यों की उनकी पहली यात्रा थी। ठीक है, उनकी पहली यात्रा भी थी। तो उन्होंने वो नवंबर 2023 में भारत के दौरे पर आए थे और साथ ही उन्होंने असम और महाराष्ट्र का भी दौरा किया है भूटान नरेश ने। बाकी आगे देखें तो भारतीय प्रधानमंत्री को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो। अब ये मैचिंग के लिए आ जा सकता है ना, कि किस देश का कौन सा पुरस्कार है। तो याद रखिएगा भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो, जो भारतीय प्रधानमंत्री को दिया गया। मालदीव में भी इतना कुछ खास है नहीं, आगे है वो देख लेते हैं। अक्टूबर 2024 में मालदीव के राष्ट्रपति भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। इस यात्रा के मुख्य आकर्षणों में क्या था? हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ठीक है, हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नए रनवे का वर्चुअल उद्घाटन शामिल था। तो ये आपने याद रखना है, जो हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहाँ है? मालदीव में है। अब अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार भारत के साथ लगभग कितनी 1700 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये आपने याद रखना है, थोड़ा सा फैक्ट। अगर आप इंट्रो का भी क्वेश्चन लिखेंगे तो इंट्रो में काम आ जाएगा। बाकी कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, KMTTP, और भारत म्यांमार थाईलैंड IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसे क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। तो अभी आपने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट देखा था बांग्लादेश के साथ। यहाँ पर याद रखिएगा कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट किसके साथ है? म्यांमार के साथ है। सितंबर 2024 में, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2024 में ऑपरेशन सद्भाव के तहत भारत ने बाढ़ के मद्देनजर म्यांमार को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की 53 टन आपातकालीन बाढ़ राहत सहायता भेजी है। किसके तहत भेजी है? ऑपरेशन सद्भाव के तहत। पाकिस्तान के साथ अगर हम बात करें तो भारत और पाकिस्तान ने जनवरी 2024 में, ठीक है, भारत और पाकिस्तान ने जनवरी 2024 में भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले के निषेध पर समझौते के तहत शामिल परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है। ये किसके बीच हुआ है? भारत और पाकिस्तान के बीच। बाकी अक्टूबर 2024 में एडिशन याद रखिएगा 23वीं, ठीक है, 23वीं संघाई सहयोग संगठन यानी SCO परिषद के शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री ने पाकिस्तान का दौरा किया था। आपने रील वील में देखा होगा जब वो हवाई जहाज से उतर के एकदम चश्मा उस्मा लगाते हैं। ठीक है, तो कहाँ गए थे? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में गए थे। 23वें संघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए गए थे। कौन गया था? विदेश मंत्री गए थे। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच संबंध यानी भारत और श्रीलंका के बीच संबंध जो हैं वो 25 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। ठीक है, ये याद रखना है। बाकी फरवरी 2024 में
प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से श्रीलंका में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उद्घाटन किया है। तो आपने याद रखना है कि श्रीलंका में भी यूपीआई का यूज होता है। अन्य देशों के साथ अगर हम संबंधों की बात करें तो आ जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसने क्या किया है, भारतीय नौसेना ने जनवरी 2024 में, ठीक है, जनवरी 2024 में अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास, ठीक है, अभ्यास सी ड्रैगन 24 के चौथे संस्करण में भाग लिया है। याद रखना है, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है सी ड्रैगन 24, इसमें भाग लिया है भारतीय नौसेना ने। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण रक्षा कार्यक्रमों में क्या शामिल है, एक तो है भारत अमेरिका द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत यानी HADR, ठीक है, HADR उभयचर अभ्यास, इसमें भाग लिया है। HADR में उभयचर, ये एक उभयचर अभ्यास है, इसमें भाग लिया है भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना के साथ साथ अमेरिकी नौसेना। फिर मरीन कोर और सेना की भागीदारी के साथ टाइगर ट्रम्प, तो टाइगर ट्रम्प का अभ्यास किसके साथ होता है, भारत और अमेरिका इसमें होते हैं। ये सारी चीजें हो गई, आपने दो पढ़ लिए, एक तो आपने पढ़ा सी ड्रैगन 24 और दूसरा टाइगर ट्रम्प। तो ये सैन्य अभ्यास होते हैं भारत और अमेरिका के बीच में। बाकी सितंबर 2024 में, ठीक है, कब, सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आयोजित चौथे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन के लिए अमेरिका का दौरा किया। यह आपने याद रखना है, चौथे क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था, अमेरिका में हुआ था। ठीक है, और सितंबर 2024 में हुआ। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं सहित क्वाड नेताओं ने क्वाड विल्मिंगटन घोषणा को अपनाया है। तो यह भी याद रखना है कि क्वाड विल्मिंगटन घोषणा को कौन से क्वाड शिखर सम्मेलन में अपनाया गया, जो चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन था वहां पर अपनाया गया है क्वाड विल्मिंगटन घोषणा। और साथ ही क्वाड कैंसर मूनशॉट सहित एक नई पहल की शुरुआत भी की गई है। ठीक है, और ये सब किसमें हुआ है, जो चौथा क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन सितंबर 2024 में अमेरिका में था, वहां पर ये चीजें हुई हैं। अब आगे छोड़ दीजिए, रूस पे आ जाते हैं। तो जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री ने रूस का दौरा किया। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति के साथ 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। ठीक है, बाकी रूस के सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार, जो रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार है, उसका नाम क्या है, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। तो मैंने पहले भी कहा है, मैचिंग में पूछ सकते हैं। पहले आपने भूटान का देखा ग्यालपो, और अब इसमें क्या है, रूस का है, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और ये रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार है। प्रधानमंत्री यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। ठीक है, अक्टूबर 2024 में, पहले हमने जुलाई 2024 देखा, अब अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री ने कजान में, ठीक है, कहां पर आयोजित हुआ, कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस की एक और यात्रा की है। तो जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है वो कहां हुआ था, कजान में। फिर शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने 13 नए ब्रिक्स भागीदार देशों का स्वागत किया। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रिक्स में इस बार कौन से नए देश शामिल हुए हैं। शिखर सम्मेलन के समापन पर नेताओं ने कजान घोषणा को अपनाया है। यह भी आपने याद रखना है कि कजान घोषणा किससे रिलेटेड है, ये ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से रिलेटेड है। ठीक है, अब यूरोप और यूरोपीय संघ की अगर हम बात करें तो ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस ने भारत में H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, किसने किया है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस ने। फिर आगे देखते हैं, भारत और फ्रांस ने 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष घोषित करने, तो याद रखिएगा भारत फ्रांस नवाचार वर्ष कौन सा है, 2026। साथ ही एफिल टावर पर यूपीआई भुगतान प्रणाली के प्रचालन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के स्टार सी कार्यक्रम के तहत सेनेगल में एक सौर अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसमें 3 चीजें आपने याद रखनी है, क्या कि भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026, इसके साथ ही यूपीआई भुगतान प्रणाली का प्रचालन कौन करेगा, फ्रांस भी करेगा। पहले आपने श्रीलंका देखा है अभी, है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्टार सी कार्यक्रम, याद रखना स्टार सी कार्यक्रम किसका है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के स्टार सी कार्यक्रम के तहत सेनेगल में एक सौर अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है, किसने, फ्रांस ने। और इसके अतिरिक्त भी अगर हम देखें तो मार्सिले में, ठीक है, कहां पर, मार्सिले में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास और हैदराबाद में फ्रेंच ब्यूरो डी फ्रांस की स्थापना की घोषणा हुई है। तो फ्रांस में कहां बनेगा, मार्सिले में नया भारतीय वाणिज्य दूतावास बनेगा, और जो फ्रांस का है, ठीक है, फ्रेंच ब्यूरो डी फ्रांस, ये कहां बनेगा, हैदराबाद में। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही यंग प्रोफेशनल योजना के संचालन और फ्रांसीसी शैक्षणिक संस्थानों के पूर्व भारतीय स्नातकोत्तर छात्रों के लिए
5 साल की वैधता वाले शेंगेन वीजा की घोषणा की गई है। कितने साल की वैधता है इसकी? 5 साल की वैधता है, शेंगेन वीजा की घोषणा की गई है। फिर आगे देखते हैं, यूनानी प्रधानमंत्री, यानी यूनान मतलब ग्रीस, तो ग्रीस के प्रधानमंत्री ने रायसीना वार्ता में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और मुख्य भाषण दिया। ये फरवरी 2024 की बात की जा रही है। फिर आगे देखें, मार्च 2024 में भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ यानी EFTA, ठीक है, EFTA के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कौन शामिल है? आइसलैंड शामिल है, लिंकटेस्टीन शामिल है, नॉर्वे शामिल है और स्विट्जरलैंड शामिल है। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो इफ्टा किया है ये किन देशों के साथ किया है? ये 4 देश है, आइसलैंड, लिंकटेस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। यह पहला अवसर है जब भारत ने 4 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो पहला होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, अगस्त के दौरान यानी अगस्त 2024 में इसके पहले देख लीजिए, जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था और वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। इतना कुछ खास हुआ नहीं, तो आगे देख लेते हैं। अगस्त के दौरान यानी अगस्त 2024 में भारत ने तिराना, अल्बानिया में नए रेजिडेंट मिशन का संचालन किया और बार्सिलोना, स्पेन में एक नया पोस्ट खोला है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। फिर आगे देखें तो अक्टूबर की बात की जा रही है। यहां पर स्पेन के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया था। दोनों नेताओं ने वडोदरा में C-295 विमान, इसको हमने अभी जल्दी में कवर किया है डिफेंस में, ठीक है, C-295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का उद्घाटन किया। कहां किया था? वडोदरा में, जो विमानन क्षेत्र में एक प्रमुख मेक इन इंडिया पहल है, जिसे टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा एयरबस स्पेन के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई यूरोपीय संघ में जो देशों के साथ हुआ है। अब अगर जापान की बात करें तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बाकी यहां पर यह है कि अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री ने जापान के विदेश और रक्षा मंत्रियों से मुलाकात की, जो भारत जापान 2+2 वार्ता के लिए नई दिल्ली में थे, ठीक है। कहां हुई है ये? नई दिल्ली में हुई है। भारत जापान 2+2 वार्ता अगस्त 2024 में कहां आयोजित हुई थी? नई दिल्ली में। और उसमें कौन था? भारत के विदेश और रक्षा मंत्री और जापान के विदेश और रक्षा मंत्री। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो नवंबर 2024 में, ठीक है, नवंबर 2024 में ब्रिस्बेन में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया है। कहां किया गया है? भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन ऑस्ट्रेलिया में कहां किया गया है? ब्रिस्बेन में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, पश्चिम एशिया। तो यह भारत की लुक वेस्ट नीति का मुख्य फोकस है, जिसका उद्देश्य है इस क्षेत्र के देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। तो ये लुक वेस्ट नीति का उद्देश्य भी आपने याद रखना है, ठीक है, पूछ सकते हैं। बाकी अगर देखें तो दिसंबर 2023 में भारत ने ओमान के सुल्तान की भारत की पहली राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली में मेजबानी की है। ओमान के सुल्तान आए थे दिसंबर 2023 में। जनवरी 2024 में भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय हज समझौता 2024 पर हस्ताक्षर किया गया। ये आपने याद रखना है कि किस देश के साथ भारत का द्विपक्षीय हज समझौता हुआ है, तो सऊदी अरब के साथ हुआ है, ठीक है। ये आपको आइडिया होगा कि हज के लिए कहां जाते हैं? सऊदी अरब जाते हैं। तो भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय हज समझौता हुआ है। फिर है जनवरी 2024 में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के साथ इन विषयों पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कौन से विषय हैं? एक तो अभिनव स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं में निवेश सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी हुआ है, फूड पार्क के विकास में निवेश सहयोग और DP वर्ल्ड तथा गुजरात सरकार के बीच निवेश सहयोग, ठीक है। गुजरात सरकार के बीच ये निवेश सहयोग की बात की गई है, जो UAE के साथ इन विषयों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फिर आगे अगर हम देखें तो UPI भारत और AANI, ठीक है, ये किसका है? UAE का है। इसके साथ साथ रुपए भारत और जयवान किसका है? UAE के माध्यम से घरेलू क्रेडिट डेबिट कार्ड को जोड़ने सहित कई ऐतिहासिक समझौतों का आदान प्रदान किया गया है। आपने याद रखना है, रुपए किसका है? भारत का है, और जयवान किसका है? UAE का है। फिर UAE में ही प्रधानमंत्री ने BAPS हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन किया था। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। बैप्स मंदिर का भी उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने UAE में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री ने फरवरी 2024 में कतर का दौरा किया था, जहां उन्होंने कतर के अमीर के साथ क्या क्या किया है? आर्थिक सहयोग, निवेश, ऊर्जा साझेदारी, अंतरिक्ष सहयोग आदि आदि पर चर्चा की है। अब अगर अफ्रीका की बात करें तो भारत के प्रयासों से अफ्रीकी संघ G20 का स्थायी सदस्य बना है। यह आपको याद होगा 2023 में जब हुआ था भारत में G20 सम्मेलन, वहां पर यह पहल की गई थी कि G20 में अफ्रीकी संघ को भी शामिल किया गया था, ठीक है। फिर अक्टूबर 2024 में
अक्टूबर 2024 में भारत के राष्ट्रपति 3 अफ्रीकी देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की राजकीय यात्रा पर गए। यह किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा थी। इन देशों को पढ़ाने का मतलब एक चीज़ ये भी है कि आपको मैप में जाके इनकी लोकेशन देखनी है, इनकी जो जो भौगोलिक विशेषताएं हैं उनको आपको नोट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, बाकी जो करंट है वो आप यहाँ से देख ही रहे हो। अब आगे हिंद महासागर क्षेत्र की बात करते हैं। तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA, ठीक है, आयोरा बोलते हैं इसको, IORA, ठीक है, का संस्थापक सदस्य। तो याद रखिएगा, भारत जो है IORA का संस्थापक सदस्य है। भारत इस संगठन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहा है। अक्टूबर 2023 में आयोजित IORA की 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत ने 2023-25 के लिए IORA के उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई है। ठीक है, 2023 से 25 के लिए IORA के उपाध्यक्ष के रूप में था भारत, जिसके परिणाम स्वरूप 2025 से 27 के लिए अध्यक्षता मिली है। तो याद रखना है आपने कि भारत जो है इस टाइम IORA का 2025 से 2027 के साइकिल के लिए अध्यक्ष है। फरवरी 2024 में भारत और मॉरिशस के प्रधानमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं के साथ साथ अगलेगा द्वीप पर एक नई हवाई पट्टी और जेटी का भी उद्घाटन किया है। याद रखना है आपने। प्रधानमंत्री ने मॉरिशस द्वारा अपनी तरह की पहली जन औषधि योजना को अपनाने की भी घोषणा की है। तो मॉरिशस ने जो भारत की जन औषधि योजना है उसको स्वीकार किया है। ठीक है, जो मॉरिशस को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं तक पहुंच प्रदान करेगी। भारत और मॉरिशस के बीच वित्तीय संपर्क बढ़ाने के लिए यूपीआई और रुपे कार्ड प्रणाली दोनों को संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। तो अभी आपने यूपीआई में देख लिया, श्रीलंका हो गया, फ्रांस हो गया और मॉरिशस भी हो गया। फिर दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र एक्ट ईस्ट नीति के तहत किया जाता है। ये एक्ट ईस्ट नीति के ढांचे के तहत आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक स्तरों पर सहयोग के साथ संबंधों में गति जारी रही है। भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में साझा सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। तो बाकी इतना छोड़ दीजिए। वियतनाम के प्रधानमंत्री आए थे जुलाई अगस्त 2024 में भारत की राजकीय यात्रा पर। ठीक है, बस इतना है, बाकी उन्होंने क्या क्या किया है वो छोड़ दीजिए, कोई काम का है नहीं। आगे देख लेते हैं। जून 2024 में भारत ने मार्शल द्वीप गणराज्य द्वारा, ठीक है, मार्शल द्वीप एक गणराज्य है, मार्शल द्वीप गणराज्य द्वारा आयोजित किए जा रहे 10वें माइक्रोनेशियन खेलों और प्रशांत क्षेत्र की महिलाओं के 15वें त्रिवार्षिक सम्मेलन के लिए $2 लाख अमेरिकी प्रदान किए हैं। बस जानकारी के लिए रखिए, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर न्यूजीलैंड सरकार ने अगस्त 2024 में राष्ट्रपति गई थी न्यूजीलैंड। ठीक है, अगस्त 2024 में कौन गया है? राष्ट्रपति गई थी न्यूजीलैंड, और वहां पर न्यूजीलैंड सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने की पुष्टि की है। और उसी महीने यानी अगस्त 2024 में ही मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भारत की राजकीय यात्रा की। यह मलेशियाई प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा थी और उन्होंने द्विपक्षीय चर्चा की है। फिर सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई, दारुसलाम और सिंगापुर का दौरा किया। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। ठीक है, ये याद रखना है, ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की। फिर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई में भारतीय उच्चायोग के नए चांसरी परिसर का उद्घाटन किया है और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत की। वो हर जगह करते हैं। फिर आगे देखें, अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री ने 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन, ठीक है, कौन सा एडिशन था? 21वां था, आसियान भारत शिखर सम्मेलन, और 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए हैं? लाओ PDR का दौरा इन्होंने किया था। और ये दोनों सम्मेलन कब हुए हैं? अक्टूबर 2024 में हुए हैं। 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, और कहाँ हुआ है? लाओस में। ठीक है, लाओ PDR। फिर भारत लाओ PDR में पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए लगभग $1 मिलियन की अनुदान सहायता प्रदान करेगा। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, स्टेटमेंट बन सकता है कि भारत जो है पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए किस देश को $1 मिलियन की अनुदान सहायता देगा? तो लाओ PDR को दे रहा है पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनाते चलिए। अब आगे पूर्वी एशिया में अगर हम चीन की बात करें तो इतना कुछ खास इसमें दिया नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप PDF आपके पास होगी, आप वहां से देख लेना। कोरिया गणराज्य की बात करते हैं तो भारत कोरिया गणराज्य ने 1973 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। कब किए थे? 1973 में। 1962 में वाणिज्य दूतावास संबंध स्थापित किए गए थे।
10वीं भारत कोरिया गणराज्य संयुक्त आयोग की बैठक मार्च 2024 में आयोजित की गई है। तो कुल मिला के इसमें इतना ही था। अब अगर हम यूरेशिया की बात करें तो भारत ने क्षेत्र के देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना जारी रखा है और भारत ने कजाकिस्तान और पाकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठकों और विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भाग लिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कजाकिस्तान और पाकिस्तान में हुआ था, एक तो एससीओ की शासनाध्यक्षों की बैठक थी, फिर कजाकिस्तान में, और दूसरी विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक थी कहाँ, इस्लामाबाद में। ठीक है, पाकिस्तान में। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री ने पोलैंड और यूक्रेन का दौरा किया। यूक्रेन में प्रधानमंत्री ने वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की और 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, कौन से समझौतों? एक तो कृषि एवं खाद्य उद्योग में, दूसरा चिकित्सा उत्पाद विनियमन में, मानवीय अनुदान सहायता और सांस्कृतिक सहयोग में। ठीक है, तो इन 4 एरिया में 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं भारतीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के साथ। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को भारत की ओर से मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में ये 4 भीष्म, ये क्या है, पोर्टेबल हॉस्पिटल होता है। ठीक है, पोर्टेबल हॉस्पिटल होता है, ये याद रखना है। भीष्म क्या है? ये एक पोर्टेबल हॉस्पिटल है। सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल क्यूब्स भी भेंट किए हैं। तो याद रखना है कि अपने यात्रा के दौरान भारत ने या भारत के प्रधानमंत्री ने किस देश को 4 भीष्म क्यूब्स भी भेंट किए हैं। तो किसको किए हैं? यूक्रेन को किए हैं। कितने किए हैं? 4 किए हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है, भारत ने मई 2024 में भारत संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष से होंडुरास को 8 लाख अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तो याद रखना है, क्या बन सकता है क्वेश्चन, कि कौन से लैटिन अमेरिकी देश, ठीक है, कौन से लैटिन अमेरिकी देश को भारत ने 8 लाख अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता दी है? तो कौन हो जाएगा? होंडुरास हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, जमैका के प्रधानमंत्री ने सितंबर-अक्टूबर 2024 में भारत का दौरा किया और यह जमैका के किसी प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। यात्रा के दौरान जमैका के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की है। ठीक है, फिर आगे अगर संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इतना सब कुछ छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपको लगे तो आप फिर से देख लेना, वही चीज़ कहूँगा। बाकी आगे क्या है, जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री ने यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के लिए बैठक को संबोधित किया। ठीक है, जिसकी मेजबानी पहली बार भारत ने की थी। तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की पहली बार मेजबानी भारत ने की है और ये कहाँ हुई थी? कोची, केरल में हुई थी। ठीक है, 46वें सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनगा में भविष्य के लिए शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है आपने। भारत और शांति स्थापना छोड़ दीजिए, अब बात करते हैं जलवायु परिवर्तन। तो दिसंबर 2023 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में COP28 विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, कहाँ लिया था? COP28 जो हुई थी संयुक्त अरब अमीरात में, वहाँ पर विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लिया और इसने स्वीडन और कतर के साथ उद्योग परिवर्तन के लिए नेतृत्व समूह लीड आईटी, तो लीड आईटी में कौन कौन था? भारत, स्वीडन और कतर थे। और संयुक्त अरब अमीरात के साथ ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम की सह मेजबानी की है। तो ये जो ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम था, ये किसका है? ये संयुक्त अरब अमीरात का है। ठीक है, जिसमें स्वीडन, मोजाम्बिक और यूरोपीय परिषद ने भी भाग लिया। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसमें COP28 तक का ही दिया है। COP29 जो हुई थी अजरबैजान वाली, उसकी यहाँ पर डिटेल यहाँ पर दी नहीं है। आगे अगर होगी तो उसको देख लेंगे। बाकी अगर आपने इन्वायरमेंट की करंट अफेयर्स पढ़ी होगी तो वहाँ आपने देख ही लिया होगा। ठीक है, बाकी ये सब कुछ काम का है नहीं। आगे देख लेते हैं, G20 हो ही चुका है, उसको छोड़ देते हैं। आगे क्या है? आगे है अन्य बहुपक्षीय मंचों की अगर हम बात करें तो मई 2024 में भारत ने कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता संभाली है। ठीक है, किसकी अध्यक्षता संभाली है? कोलंबो प्रक्रिया की, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया से आने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है। यह इसकी स्थापना के बाद से पहली बार और 2024-26 की अवधि के लिए है। तो भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। साथ ही इसी महीने यानी मई 2024 में भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा में चौथे संयुक्त राष्ट्र लघु द्वीप विकास राज्यों यानी SIDS, ठीक है, SIDS सम्मेलन में भाग लिया। तो याद रखना, ये कहाँ हुआ था? एंटीगुआ और बारबुडा में हुआ था चौथा संयुक्त राष्ट्र लघु द्वीप विकास राज्यों का सम्मेलन। जून 2024 में प्रधानमंत्री ने इटली की अध्यक्षता में अपुलिया में 50वें G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लिया। तो ये जो 50वां G7 शिखर सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। ठीक है, बहुत हाईलाइटेड टॉपिक था कि भारत को बुलाया गया है।
तो याद रखना है G7 आपको अच्छे से दोहरा लेना है कि कौन से देश शामिल हैं और बाकी सारी चीज़ें इसमें क्या हैं, ठीक है, कैसे इसका गठन हुआ था। फिर अगस्त 2024 में भारत ने वर्चुअल रूप से तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, ठीक है। फिर आगे और देखें, अगस्त 2024 में भारत ने नई दिल्ली में पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगस्त 2024 में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है और ये पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन था जिसमें बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के 300 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे देखते हैं, आतंकवाद के मुकाबले की अगर हम बात करें तो हमने दो वहाँ पर अभ्यास देखे थे अमेरिका के साथ, एक और है वज्र प्रहार, ठीक है। वज्र प्रहार ये सैन्य अभ्यास किसके बीच में होता है, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। तो इतना ही था, बाकी अगर आपको देखना हो तो वही चीज़ है, देख लीजिएगा। फिर साइबर कूटनीति की बात करें तो अगस्त 2024 में पहला आसियान भारत ट्रैक एक साइबर नीति वार्ता हुई, ठीक है। कब हुई है, अगस्त 2024 में। और उसके बाद पहली भारत सिंगापुर साइबर नीति वार्ता हुई और भारत इटली साइबर नीति वार्ता हुई है। दो देशों के साथ हुई है, सिंगापुर के साथ और इटली के साथ साइबर नीति वार्ता। फिर आगे अगर हम देखें तो एक तो है भारत ने कहाँ कहाँ विकास किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें की जा रही है कि विकास साझेदारी कहाँ है। मालदीव में हमने देख ही लिया था, एक ये देख लीजिए, मालदीव में अडू सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर प्रगति, ठीक है, भारत इसमें है शामिल मालदीव में। बांग्लादेश में चटगांव सिटी कॉरपोरेशन क्षेत्र में शहर की स्ट्रीट लाइट प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए ये ऋण सहायता के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है। बाकी जिम्बाब्वे में डेका पंपिंग और नदी जल सेवन प्रणाली की कमीशनिंग, तो ये सारी चीज़ों पर भारत इसमें शामिल है, ठीक है। ये जो विकास जो मॉडल हैं या विकास के जो परियोजनाएं हैं उन पे भारत शामिल है। आगे अगर मानवीय सहायता की बात करें तो भारत ने अक्टूबर 2023 में इजराइल से नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया, ठीक है। ऑपरेशन अजय क्यों शुरू हुआ था, अक्टूबर 2023 में इजराइल से नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ये शुरू हुआ था। फिर आगे है फरवरी 2024 में, ठीक है, फरवरी 2024 में भारत ने हैजा के प्रकोप के मद्देनजर जाम्बिया को, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भारत ने हैजा के प्रकोप के मद्देनजर किस देश को राहत सामग्री भेजी थी, तो जाम्बिया को जल शोधन आपूर्ति, क्लोरीन की गोलियां और ORH पाउच सहित लगभग 3.5 टन मानवीय सहायता भेजी थी, ठीक है। फिर मार्च 2024 में भारत सरकार ने असामान्य रूप से कड़ाके की सर्दी से प्रभावित लोगों के लिए मंगोलियाई राहत प्रयासों का समर्थन करने के लिए मानवीय सहायता के रूप में मंगोलिया की राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी को 20,000 अमेरिकी डॉलर की नगद सहायता की है। तो ये तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट भी है, उसके साथ ही ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। उसी महीने यानी मार्च 2024 में ही भारत ने हिंसाग्रस्त हैती से, ठीक है, हिंसाग्रस्त हैती से भारतीय नागरिकों को निकालकर डोमिनिकन गणराज्य में पहुंचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया था। ऑपरेशन अजय देख लिया, ऑपरेशन इंद्रावती भी देख लीजिए। फिर जून 2024 में क्यूबा को भारत की 10 मिलियन यूरो की मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में 9 मेड इन इंडिया सक्रिय दवा सामग्री की 90 टन की खेप भेजी गई थी। तो ये जो सक्रिय दवा सामग्री जिसको API भी कहते हैं, ये किसको भेजी गई है, क्यूबा को भेजी गई है। फिर आगे देख लेते हैं, अगस्त 2024 में मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में भारत ने हैती को 9 टन चिकित्सा आपूर्ति, एल सल्वाडोर को 4 टन राहत सामग्री की पहली खेप और सीरिया को 1.4 टन कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं। सितंबर 2024 में भारत ने मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को खाद्यान्न तथा चाड को दवाइयां भेजी, ठीक है। मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को खाद्यान्न भेजा और चाड को क्या भेजा, दवाइयां। भारत ने ऑपरेशन सद्भाव के तहत टाइफून यागी से प्रभावित देशों को 2.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता भी दी तथा सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस को तूफान बेरिल के बाद बस्तियों के पुनर्वास के लिए 10 टन सहायता दी है। तो किसको क्या सहायता दी है, एक बार ये आपने रट्टा मार लेना है, ठीक है। रट्टाफिकेशन बहुत अच्छे से करना है आपने, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने देखा होगा, पेपर का एनालाइज किया होगा, तो आजकल वन लाइनर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर प्रवासी भारतीय मामलों की अगर हम बात करें तो मार्च 2024 में चलो इंडिया अभियान शुरू किया गया था, ठीक है, ताकि भारतीय प्रवासियों को कम से कम 5 गैर भारतीय मित्रों को भारत की यात्रा पर लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। तो ये हो गया चलो इंडिया अभियान। आगे है सुरक्षित और कानूनी प्रवासन की अगर हम बात करें तो भारत ने 2023 में प्रवासी दिवस के उपलक्ष्य में एक परियोजना शुरू की थी, प्रयास, जिसका फुल फॉर्म है युवाओं और कुशल पेशेवरों के लिए नियमित और सहायता प्राप्त प्रवासन को बढ़ावा देना। ये शुरू किया था 2023 में।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन, ठीक है, विकास निधि से सहायता प्राप्त इस परियोजना, कौन सी परियोजना, प्रयास परियोजना में राज्यों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास चक्र से संबंधित मामलों में विदेश मंत्रालय के साथ बेहतर संपर्क को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक रोड मैप के विकास की परिकल्पना की गई है इस प्रयास योजना में। भारत सरकार ने 2024 में ई माइग्रेट पोर्टल V2.0 मोबाइल ऐप का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। किसका? ई माइग्रेट पोर्टल का, जो विदेशों में, कहां पर, विदेशों में भारतीय श्रमिकों के लिए सुरक्षित, पारदर्शी और समावेशी गतिशीलता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो ये विदेशों में भारतीय श्रमिकों की रक्षा करेगा, ठीक है, मतलब उनके जो भी काम है सुरक्षित, समावेशी गतिशीलता को बढ़ाने के लिए सरकार की ये प्रतिबद्धता है। पोर्टल को श्रमिकों के कल्याण का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें बहुभाषी, एक तो ये बहुभाषी है, 24/7 यानी 24x7 हेल्पलाइन हमेशा के लिए खुली है और डिजी लॉकर के साथ एकीकृत एक पेपरलेस दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली और पूरे भारत में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से विस्तारित सेवाएं शामिल हैं इस ई माइग्रेट पोर्टल में। अगला है ई गवर्नेंस पहल। तो 2015 में शुरू की गई ई माइग्रेट परियोजना विदेशी नियोक्ताओं और पंजीकृत भर्ती एजेंटों के लिए भर्ती प्रक्रिया संचालित करने के लिए संपर्क रहित और कागज रहित प्रक्रिया प्रदान करती है ई माइग्रेट परियोजना। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है वीजा छूट समझौते। तो भारत ने अब तक कितने 133 देशों के साथ राजनयिक और आधिकारिक सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कितने देशों के साथ? 133 देशों के साथ, ठीक है। बाकी सब छोड़ते चले आइए, नीचे अगर कुछ मिलेगा तो देख लेंगे। फिर है एम पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप। एम पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप है क्या? तो एम पासपोर्ट सेवा मोबाइल ऐप पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन करने, भुगतान करने और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने की अतिरिक्त सुविधाओं के साथ एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, ठीक है। तो एम पासपोर्ट सेवा मोबाइल क्या है कि आप पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हो, भुगतान कर सकते हो और अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हो। आवेदक अब भारत में कहीं से भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। तो ये याद रखना, इसीलिए पोर्टल बनाया गया है कि आप घर बैठे कहीं से भी इसके लिए आवेदन कर सको। तो आवेदक अब भारत में कहीं से भी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है। सम्मेलनों की अगर बात करें तो मंत्रालय द्वारा सह आयोजित भारत के 3 प्रमुख वैश्विक सम्मेलन, यानी एक तो रायसीना वार्ता, हिंद महासागर सम्मेलन और एशिया आर्थिक वार्ता फरवरी 2024 में जो आयोजित की गई है, इसकी मतलब ये आयोजित किया गया किसके द्वारा? विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया। रायसीना वार्ता जो है वो विदेश मंत्रालय के साथ आयोजित की जाती है। फिर भारत ने फरवरी 2024 में आयोजित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भी भाग लिया। भारत ने फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भी भाग लिया है और 8वीं एशिया आर्थिक वार्ता फरवरी मार्च 2024 में पुणे में आयोजित की गई थी। तो ये वाला जो चैप्टर था इसमें फैक्ट जो थे वो भर के थे। इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आप टेलीग्राम सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में जाके वहाँ से इस सेशन की पीडीएफ ले सकते हो। हालांकि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और सिंपल सी बात है, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी अगर आपको वीडियो देख के कुछ भी लाभ हो रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ठीक है। बाकी धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहिए।